शुरू करें? पक्का? ठीक, चलो ध्यान दो। हाँ, डिबेंचर्स वाला टॉपिक अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में अपने बात कर रहे थे एक टॉपिक के ऊपर, दैट इज सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का बेसिक मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था। दो कैटेगरीज हमने कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ली, वन इज क्यूमुलेटिव एंड वन इज नॉन क्यूमुलेटिव। तो कल जो बेसिक कंसेप्ट समझाया है उसमें कुछ क्वेरी है आपको, कोई डाउट, कुछ नहीं समझ आया? क्लियर है सारे पॉइंट्स कल जितने बताए थे? एंट्री वाइज मैंने आपको क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड में जो प्रोसेस था वो समझा दिया था। कुछ नंबर्स भी हमने उसमें यूज किए कि कैसे कैलकुलेशन करना है। उस पर अभी और एक सम रिपीट करने वाले हैं, तो उससे वापस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको नॉन क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड की एंट्रीज लिखवा देता हूँ और वेरिएशन क्या है दोनों में एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। कल लास्ट पार्ट में हमने डिस्कशन किया था कि क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में कहाँ डिफरेंस आता है। एंट्रीज एक बार रिकॉल कर लेते हैं और साथ साथ में उसको कंपेयर भी कर लेंगे, फिर सम स्टार्ट करते हैं। आपने जो एंट्रीज लिखी हुई है आपको सारी रिपीट नहीं करनी हो तो भी ठीक है, सिर्फ जो डिफरेंस वाली एंट्री है वो आप रिपीट कर लोगे, उसको नोट डाउन कर लोगे तो चलेगा। लेकिन मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ तो देखते जाओ यहाँ पे क्या हो रहा है। नॉन क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड की बात हो रही है, अब ध्यान देना। नॉन क्यूमुलेटिव में हमने देखा कि अमाउंट कैलकुलेट करते टाइम हमें कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट फैक्टर, री इन्वेस्टमेंट वो सब को कंसिडर करना नहीं था। हमने कल के एग्जाम्पल में देखा कि 1 करोड़ रुपीज अगर आपको रीपे करना है 5 ईयर्स के बाद, तो आप इक्वल अमाउंट डिवाइड कर लो, दैट इज 20 लाख रुपीज पर एनम। और 20 लाख रुपीज जो है हर साल अप्रोप्रिएट करके उसको सेट असाइड कर लो, इन्वेस्ट करते जाओ। उस पर जो रिटर्न जनरेट होगा ना वो अपने पहले ही उसको सेट असाइड करके पीएनएल में ले जाएंगे। तो ये इफेक्ट था। अब एंट्रीज को डिवाइड करते टाइम मैंने आपको बोला कि फर्स्ट ईयर की एंट्री अलग होगी, सब्सिक्वेंट ईयर की एंट्री अलग और रिडेम्पशन वाले ईयर की एंट्री अलग, ऐसे 3 पार्ट्स में बांटेंगे। अब फर्स्ट ईयर की एंट्री में सबसे पहले आप क्या करोगे, पीएनएल में से पैसा अप्रोप्रिएट करोगे। कल जो हमने देखा था डेटा उसके हिसाब से 20 लाख रुपीज आप अप्रोप्रिएट करो, कहाँ पे लेके जाओगे, सिंकिंग फंड में। तो 20 लाख रुपए का फंड क्रिएट हो गया। अब फंड क्रिएट किया है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ये इन्वेस्टमेंट वाली आपकी इफेक्ट आ गई। फर्स्ट ईयर की एंट्री यहाँ पे बैकअप हो गई और कुछ नहीं करना। अब जब सेकेंड ईयर पे हम जाएंगे, सब्सिक्वेंट ईयर वाला इफेक्ट आएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेंगे। तो बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये आपने इनकम अर्न कर ली। अब 5% के हिसाब से आप गिनोगे तो 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट आएगा। ये इंटरेस्ट को कहाँ लेके जाएंगे, सिंकिंग फंड में या पीएनएल में? पीएनएल। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। ये है आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये इफेक्ट क्यूमुलेटिव में अलग था, यहाँ पे अलग है। आपको पूरा लिखना है तो भी ठीक, यह एक एंट्री आप ध्यान में रख लेना कि इसमें पीएनएल में जाएगा। रीजन वापस बता रहा हूँ, हम जब कल क्यूमुलेटिव में सिंकिंग फंड में अमाउंट ट्रांसफर कर रहे थे तो विद एन इंटेंशन दैट दिस इंटरेस्ट विल बी री इन्वेस्टेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इटसेल्फ, नेक्स्ट ईयर में फिर से री इन्वेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि ये 1 लाख रुपए वैसे भी सरप्लस है। एट दी एंड ये 1 करोड़ से ऊपर ही जाने वाला है और इसकी हमें कोई नीड नहीं है कि डिबेंचर होल्डर्स को हम रीपे करने में अमाउंट यूज करें। तो इसको वापस से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 5% में इन्वेस्ट करने से अच्छा है, यही मौका, इसको बाहर निकाल लेते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट में ले जाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और उसको री इन्वेस्ट बिजनेस में करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में नहीं। तो इस रीजन से मैं 1 लाख रुपीज को पीएनएल में ले जा रहा हूँ, ये सिंकिंग फंड से बाहर हो गया। अभी 1 लाख रुपए इस फंड का हिस्सा नहीं। अब इसके बाद जो थर्ड और फोर्थ एंट्री है वो अपनी सेम ही रहने वाली है जो यहाँ पे थी, पीएनएल अप्रूव टू सिंकिंग फंड। ये तो 20 लाख रुपए से वापस से फंड क्रिएट होगा और पैसे आएंगे। अब इन्वेस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस अमाउंट का होगा, ये 1 लाख आपको इसमें जोड़ना नहीं। क्यूमुलेटिव में हम ऐड करते थे, यहाँ पे नॉन क्यूमुलेटिव है, उसका मतलब ही वो है कि ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ ये 20 लाख रुपीज आपका री इन्वेस्ट होने वाला है। आगे बात समझ में? तो सेकेंड ईयर की आपकी एंट्रीज यहाँ पे कंप्लीट। कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर ये क्यूमुलेटिव होता तो यहाँ 21 लाख इन्वेस्ट करते, ये 20 जो अप्रोप्रिएट किया वो, और जो इंटरेस्ट सिंकिंग फंड में लेके गए वो भी, बट ये लेके ही नहीं गए ना, सिंकिंग फंड में बाहर चला गया, तो इसको री इन्वेस्ट नहीं करना। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको पता होंगे, तो एंट्रीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये जब नेक्स्ट ईयर, सपोज थर्ड ईयर में, अपने सिर्फ इंटरेस्ट का एक बार कैलकुलेशन कर देते हैं। थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट रिसीव होगा उसका अमाउंट बता दो कितना होना चाहिए, बैंक टू इंटरेस्ट। 1 लाख ही होगा। फिर वही गलती कर रहे जो कल कर रहे थे। अरे ये 20 लाख भी तो इन्वेस्टेड है ना, तो वो थोड़ी ना बोलना है। 1 लाख री इन्वेस्ट नहीं किया हमने, बट 20 लाख रुपए जो पहले साल में इन्वेस्ट हुआ तो वो अभी भी इन्वेस्टेड है, और 20 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो 40 लाख हो गया ना। तो 40 लाख पे 5% मतलब कितना आ जाएगा, 2 लाख आएगा ना। समझ आई? अगर ये क्यूमुलेटिव होता तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक हुआ होता 20 लाख प्लस 20 लाख प्लस 1 लाख। फिर ऐसा हुआ होता
लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव है ना, ये हमने री इन्वेस्ट नहीं किया था। तो 40 लाख तो इन्वेस्टमेंट है ना, तो 1 लाख थोड़ी आएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा 2 लाख। कल वाले एग्जाम्पल में जो 1,85,500 आपने निकाला था, सेम वे में आप ये कैलकुलेट करते, जितना इन्वेस्टमेंट है उस पर 5%, तो 2 लाख रुपये आ गया। आगे की स्टोरी फिर वही चलती रहेगी। ये 2 लाख रुपये कहाँ जाएगा, सिंकिंग फंड में या पीएनएल में? पीएनएल में, ये भी बाहर निकल जाएगा। फिर वापस से 20 लाख अप्रोप्रिएट करोगे, वापस से 20 लाख इन्वेस्ट करोगे, ये री इन्वेस्ट होने वाला नहीं है। तो ये सेम स्टोरी चलती रहेगी हर साल टिल द ईयर ऑफ रिडेम्पशन। आ गया समझ में क्लियर? तो ये नॉन क्यूमुलेटिव में जो इफेक्ट देना था मैंने आपको बता दिया। आगे की स्टोरी पे स्किप करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो ईयर ऑफ रिडेम्पशन में हम जा रहे थे, वहां पे मैंने आपको बोला कि पहली 3 एंट्रीज तो हम करते ही है, वो बात तो हो गई थी। ईयर ऑफ रिडेम्पशन में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो 4th एंट्री नहीं आती। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट से उसको हम सेल करते हैं, तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा, बैंक टू सिंकिंग फंड। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट होगा, ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, अगर प्रॉफिट होगा तो सिंकिंग फंड क्रेडिट हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो सिंकिंग फंड डेबिट हो जाएगा। अब इस ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है, लेट इट बी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, ये ट्रीटमेंट सेम ही है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स को बेच के प्रॉफिट या लॉस होता है, उसका इफेक्ट दोनों मेथड्स में सिंकिंग फंड में ही जाता है। तो जो यहाँ पे हमने चेंज किया ना, वो चेंज यहाँ पे नहीं करना, ये मैं बोल रहा हूँ। इस एंट्री को आपको चेंज नहीं करना है, इसमें सिंकिंग फंड के बदले पीएनएल मत लिख देना। मेरा कहने का मतलब ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कितनी बार कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, सर ने बोला था प्रॉफिट या लॉस सिंकिंग फंड में लेके ही नहीं जाना है, बाहर निकाल देंगे। वो सिर्फ इंटरेस्ट वाला बोल रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट्स को बेचते टाइम जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, उसका इफेक्ट सिंकिंग फंड में ही जाता है, भले वो नॉन क्यूमुलेटिव मेथड क्यों ना। क्लियर ही? तो ये पॉइंट पे कंफ्यूजन मत रखना। सब में अभी एंट्री में करवाऊंगा ही, लेकिन अभी से पहले बता रहा हूँ, आपके माइंड में क्लियर रहेगा। तो सिर्फ इंटरेस्ट वाला जो इफेक्ट है, दैट इज द ओनली चेंज, बाकी कोई चेंज एंट्रीज में पर्टिकुलर्स में नहीं। डन यहाँ तक? फिर वही रिडेम्पशन, फिर वही लास्ट में अपना जनरल रिजर्व सिंकिंग फंड को क्लोज करने वाला था। तो सिंकिंग फंड का बैलेंस जो होगा वो सीधा जनरल रिजर्व में अपने ले जाएंगे, उसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, लेजर में सीधा अमाउंट ही लेके चले जाना। आ गया समझ में? तो ये क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव दोनों का कंपैरिजन भी हो गया, दोनों की एंट्रीज मैंने आपको बता दी। अब सम्स पे चलते हैं, कैलकुलेशन के साथ कंप्लीटली उसको पूरा पैकअप करते हैं, तो ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। यहाँ तक कुछ भी क्वेरी है, किसी को कुछ नहीं समझ आया हो कल के मेथड में, आज वाले में कुछ पूछना है तो आप बता दो। डन, कंप्लीट। चलो वो पैम्फलेट में देख लो जो सम दे रखा है आपको, ये नोट कर लो किसी का बाकी है तो, और जिनका हो गया वो टॉपिक पे आ जाओ। देखो पैम्फलेट में जो 4th क्वेश्चन है ना, वो हमें पहले स्टार्ट करना है, दैट इज रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड। ठीक है, उसका डेटा देख लेते हैं, मैं आपको डेटा समझा दूँ फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन भी रहेगा इनिशियल लेवल पे, तो ध्यान देना वो एग्जैक्टली है क्या उसमें। अब सुन लो, समझ लो एक बार। कंपनी ने यहाँ पे डिबेंचर्स इशू की है जिसपे इंटरेस्ट रेट 16% है और डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 6 लाख रुपीज़ है। कंडीशन ये है कि ये डिबेंचर्स रिडीम होंगे 3 ईयर्स के बाद और 10% प्रीमियम पे। तो आपको पता है कि 3 ईयर्स के बाद आपको टोटल पैसे रीपे कितने करने हैं, दैट इज 6,60,000 विद 10% प्रीमियम। ये बात होगी। आगे क्या बोला, द अमाउंट सेट असाइड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज इन्वेस्टेड इन 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसा हम यहाँ पे कर रहे थे सेम। सिंकिंग फंड टेबल शोज दैट 0.3172 at 5% कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 years will become ₹1। अब ये चीज़ मैं आपको टैली कराता हूँ, ये क्या है, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसी पे पूरा कैलकुलेशन डिपेंड करता है। आपको ये सेंटेंस नहीं समझ आया, कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, तो ये सम शुरू ही नहीं होगा और आप कितनी भी एंट्री कर लो लास्ट पे टैली नहीं होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि इसका इंटरप्रिटेशन आपको क्लियर हो जाए। बस अब बोला है 3 साल की आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और जैसे हमने ये एंट्रीज की थी ना, वैसे आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये नोट कर लिया ना सबने, बाकी नहीं है ना, इसको हटा देता हूँ। एंट्री से पहले अपने कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि जो अमाउंट दे रखा है ना, एग्जैक्टली क्या है। देखो फैक्टर कुछ ऐसा है, 0.31720855। ये अमाउंट है क्या, ये समझो। एक्चुअली एन्यूटी टेबल करके वो रेफर करते हैं, या एन्यूटी फैक्टर है ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि आप सिंकिंग फंड के लिए क्या कर रहे हो, कुछ अमाउंट अप्रोप्रिएट कर रहे हो पीएनएल में से हर साल, उसको 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो और इन्वेस्ट उस हिसाब से कर रहे हो कि 3 साल के एंड पे आपको उतना अमाउंट मिल जाए जितना रीपेमेंट करने के लिए चाहिए। अपने डेटा के हिसाब से हमें 3 ईयर्स के बाद टोटल 6,60,000 रुपीज़ की नीड है। ये सिचुएशन है। आप जो भी पैसा हर साल पीएनएल में से अप्रोप्रिएट करोगे, वो इन्वेस्ट कितने रेट पे होगा, 5% पर एनम
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होगा। ये जो फैक्टर है ये इसकी पर रुपी वैल्यू दे रखी है। ये फैक्टर का बोलने का मतलब ये है कि ये अमाउंट आप हर साल पीएनएल में से अप्रोप्रिएट करोगे फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, और जो भी अमाउंट है मतलब एक एक साल करके 3 साल में आप ये विड्रॉ करोगे, इसको 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसके आपको रिटर्न जनरेट होगा इंटरेस्ट के फॉर्म में। रिटर्न के साथ 3 साल के बाद ये कितना बन जाएगा, ₹1। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये अमाउंट हम हर साल पीएनएल में से अप्रोप्रिएट करेंगे, 5% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट करते जाएंगे एन्यूटी रेगुलर के फॉर्म में, और 3 साल के बाद ये एग्जैक्टली कितना बन जाएगा, ₹1। अब पहले मैं आपको टैली करा देता हूँ कि सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैलसी पे आप साथ साथ में गिन लो, मैं टैली करवा देता हूँ कैसे हुआ, फिर आगे देखते हैं। देख लो ईयर वाइज टैली करते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकालनी और कुछ नहीं करना। एन्यूटी रेगुलर है आपको पता है, क्योंकि प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएशन साल के स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, वो एंड में होगा। फर्स्ट ईयर के एंड पे हमने इतना पैसा विड्रॉ किया, हमने इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, तो इसके ऊपर आपको कितने साल तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा टाइमलाइन के हिसाब से, 2 साल या 3 साल। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ होगा 1 साल और 2 साल, तो इसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 5% के हिसाब से 2 साल। सही है। अब ये कैलकुलेट करके मुझे फैक्टर बता दो कितना आ रहा है। 1.05 का स्क्वायर कर लो इनटू दिस फैक्टर। $0.34। आगे क्या है, 4 हो गया पूरा फोन नंबर। ठीक, कोई नहीं, वो पूरा इसलिए लिखवा रहा हूँ लास्ट में टैली हो जाए। अच्छा ये वाले अमाउंट पे आते हैं, इसकी फ्यूचर वैल्यू मिल चुकी है, 2 साल का इस पर इंटरेस्ट हमें मिल गया। अब ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे किया होगा आपने, तो 1 साल का ब्याज मिलेगा इसमें, तो 1.05 सिंपल, इसमें 1.05 मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना फैक्टर आ रहा है, 333 06 के 11 सही है 5% के हिसाब से। अब देखो ये वाला जो अमाउंट है ये तो यहीं पे विड्रॉ किया ना, तो ये तो इन्वेस्ट होगा नहीं, मतलब इसकी वैल्यू तो सेम ही रहने वाली, ये मुझे पता है। ठीक, ये हो गया। अब देखो ये तीनों को आप ऐड करो, नियर अबाउट ₹1 आ रहा है क्या, देखो ना, पूरे पूरे डिजिट्स लेना, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, 0.999 समथिंग या ऐसा कुछ, अप्रोक्सीमेटली ₹1 आ रहा है, देख लो। काफी सारे 9 आ रहे होंगे, ऑलमोस्ट ₹1 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको सिर्फ टैली करवा दी, इतना सब हमें एग्जाम में नहीं गिनना, हम सिर्फ ये टैली कर रहे हैं कि नंबर एग्जैक्टली है क्या। तो याद करके रट के चले गए ना तो दिक्कत है, एग्जाम में अगर उन्होंने कुछ और तरीके से कोई और नंबर दे दिया है, कैलकुलेशन में कुछ और पॉइंट आ गया, आप रट के आए होगे कि ऐसा ही करना होता है, उससे आंसर टैली नहीं होगा। ये अपन ने टाइम वैल्यू में पढ़ा हुआ है, तो मैं कुछ नया नहीं समझा रहा हूँ, वही चीज करवा रहा हूँ जो फ्यूचर वैल्यू मैंने आपको गिनवाई और कल भी हम देख रहे थे। ये जो अमाउंट है, अब इसका मतलब आप समझ लो, हर साल पीएनएल में से हम ये अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं एज एन्यूटी, और इसकी फ्यूचर वैल्यू 3 साल के एंड में ₹1 बन जाएगी। इसमें कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। रिलेट हो गया जो अपन ने देखा था फ्यूचर वैल्यू में। अब मैं इसको अपने डेटा से रिलेट करा देता हूँ। हमें क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड का सम स्टार्ट करने के लिए डेटा ये चाहिए कि हर साल पीएनएल में से कितना पैसा अप्रोप्रिएट करे। जैसे कल अपन ने 18,09,000 वाला अमाउंट ढूंढा था, वही हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं, तब तक सम शुरू नहीं होगा। अब इससे रिलेट हो जाएगा, मुझे फ्यूचर में अगर ₹1 चाहिए तो आज से मुझे इतना अप्रोप्रिएशन स्टार्ट करना पड़ेगा एनुअल। ये डेटा मुझे एक्चुअली में फ्यूचर में कितना रुपया चाहिए, 6,60,000, तो आज मैं कितना अप्रोप्रिएट करूं, अब समझ में आ जाएगा। अब कुछ नहीं है, स्कूल वाला मैथ्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0.31720855। अगर इतना अप्रोप्रिएट करते हैं तो 3 साल में ₹1 पूरा हो जाएगा। तो अगर हमें ऐसे ही 6,60,000 चाहिए तो इसके लिए कितना अप्रोप्रिएट करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। आता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे x लिखते थे, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, 357 पॉइंट समथिंग होगा, 8 ले लेते चलेगा, वो ₹1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 209,358 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि वो पैसे में डिफरेंस आने वाला है। ये अमाउंट पता चला, ये अमाउंट अगर आपने सही कैलकुलेट नहीं किया, आगे का सम यहीं पे खत्म हो गया, फिर वैसा है वो टैली नहीं होगा। तो दिस इज द अमाउंट टू बी अप्रोप्रिएटेड एवरी ईयर,
और ये अमाउंट आप इसी तरीके से हर साल इन्वेस्ट करते जाओगे ना, एंड में आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा। टैली करना हो तो इसके बदले आप ये नंबर यहाँ पे रख दो तीनों में और कैलकुलेट करके देख लो, लास्ट में आ जाएगा। जरूरत नहीं है अपन ने उसी बेस पे गिना तो चलेगा, लेकिन वो टैली हो जाए। समझ आ गया? तो अप्रोप्रिएशन कितना करना है ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बेस पे अपने सम स्टार्ट करते हैं और एंट्रीज करते जाते हैं जैसे अपन ने कर लिखी। ये अगर आपको नोट करना है कर सकते हो, रिविजन के लिए काम आएगा, बाकी कोई नीड नहीं। हो गया? नोट कर लिया? बाकी थोड़ा फटाफट लिख लो। ये आप नंबर्स नहीं लिखोगे चलेगा, सिर्फ आपको ये पता चलना चाहिए कि इसका टोटल 1 रुपये हो रहा है। ये आपके सिर्फ कंसेप्ट रिवीजन के लिए है, एग्जाम में कहीं ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, इसकी कोई नीड नहीं है, आपको डायरेक्टली यही करना है। बट ये आया कहाँ से वो लर्न करके मत चले जाना, इसलिए टैली करवाया कि हम क्या करना है। बाकी ये कहीं आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये तो टैलीड है ही, उन्होंने फैक्टर गिन के दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू 1 रुपया होती है, तो हम वेरीफाई क्यों करना है, हमें तो डायरेक्टली कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब कंप्लीट। चलो अब एंट्रीज देख लेते हैं। ये अमाउंट ध्यान रखना है 209358 वाला, इसके बेस पे स्टार्ट कर रहे हैं। अब फर्स्ट ईयर के एंड पे जो एंट्रीज होंगी ना, डायरेक्टली मैं वही कर रहा हूँ, बाकी इशू वाली एंट्री और वो सब अभी काम की नहीं है। मेन फोकस अपना है कि सिंकिंग फंड की एंट्रीज कैसे होती है, इशू और रिडेम्पशन हमें पता है, वो भी नीडेड नहीं है। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे सबसे पहले क्या करेंगे, पीएनएल में से पैसा अप्रोप्रिएट करेंगे। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सिंकिंग फंड, अमाउंट वही आएगा 209358। ठीक है, ये कंप्लीट। अब इसका इन्वेस्टमेंट होगा, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, सॉरी टू बैंक, पेमेंट हो गई 209358। फर्स्ट ईयर के एंट्रीज आपकी यहाँ पे कंप्लीट। अब सेकेंड ईयर के इफेक्ट पे चलते हैं, इंटरेस्ट वाली एंट्री देख लेते हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट गिन लो 209358, इसके ऊपर 5%, एक ही साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अभी तो फर्स्ट ईयर ही था इन्वेस्टमेंट, 10,468। ठीक, चलो इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया। अब इसको सिंकिंग फंड में लेके जाएंगे या पीएनएल में? सिंकिंग फंड। क्वेश्चन में कहीं मेंशन किया है क्यूमुलेटिव फंड है, नॉन क्यूमुलेटिव है, कुछ बोला है क्वेश्चन में? देखो ना, ऊपर तो लिखा है और कहीं क्वेश्चन में लिखा है, मेंशन नहीं किया। कंपाउंडिंग बोला हुआ है ना, और हेडिंग में भी है। ठीक है, कंपाउंडिंग से हिंट मिल ही रहा है। अगर नॉन क्यूमुलेटिव होता है या जो भी है तो वो स्पेसिफाई करते हैं और उसमें फैक्टर नहीं आता। फैक्टर आया मतलब वो क्यूमुलेटिव है, वो इम्प्लाइड हो गया, तभी ये सब गिना हमने। अच्छा, इंटरेस्ट का अमाउंट लेके जाएंगे सिंकिंग फंड में, ये आपको क्लैरिफाई हो चुका है, 10468। चलो ट्रांसफर हो गया। थर्ड एंट्री सेम, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू सिंकिंग फंड, अमाउंट 209358 वही रहेगा। फोर्थ एंट्री जो इन्वेस्टमेंट वाली होगी उसमें कितना अमाउंट आएगा, इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे? एक तो इस साल का अप्रोप्रिएशन 209358 और ये इस साल का इंटरेस्ट जो री इन्वेस्ट करना है, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है बता दो। 219826। ठीक है, आ रहा है। दिस इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी डन इन ईयर 2। ये कंप्लीट। अब थर्ड ईयर पे चलते हैं।
थर्ड ईयर में सबसे पहले वही इंटरेस्ट वाली एंट्री, बैंक टू इंटरेस्ट, अमाउंट बता दो 10,992.91, ऐसा कुछ आ रहा है? गलत नहीं हो गया ये कल वाली मिस्टेक? इस पे नहीं गिनना है, सिर्फ टोटल इन्वेस्टमेंट्स अभी तक कितने हुए उस पे गिनना है। आप फिर वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट भूल गए। 10,992 जो आया वो तो इस पे आया, ये भी तो इन्वेस्टेड है पिछले साल का। तो आपको इंटरेस्ट गिनने के लिए ये दोनों अमाउंट ऐड करने होंगे। कितना है लास्ट में? 4। ये है ना टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक का। इस पे 5% गिनोगे तो आपका करेक्ट इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा। कितना आ रहा है बता दो? 459। ये करेक्ट है, ठीक है। वो टोटल जो भी है ये करेक्ट है, 21459। दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जो आपने 10,992 बोला वो इसका एक पार्ट हो गया। फर्स्ट ईयर का जो था उस पर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया था इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। डन यहाँ तक? अब ये समझ आ गया? तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो ये टोटल इन्वेस्टमेंट पे 5% आया। इसमें फर्स्ट ईयर वाले पे भी आपको 5% मिल गया और ये जो सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट हुआ था उस पर 5% मिल गया। अब ये अमाउंट अगेन जाएगा कहाँ पे? सिंकिंग फंड में। इंटरेस्ट ऑन SFI टू सिंकिंग फंड, ठीक है, ट्रांसफर कर दो। थर्ड एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन टू सिंकिंग फंड, सेम अमाउंट 2,09,358। अच्छा, इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे? नहीं, ये तो थर्ड ईयर ही है ना, ईयर ऑफ रिडेम्पशन। ईयर ऑफ रिडेम्पशन में हम पहली 3 एंट्री करते हैं, फोर्थ वाली नहीं करते। तो यहाँ पे ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगर करना है तो क्या होगा? सिक्योरिटीज को बेचना, वही होने वाला है। तो उसके लिए जो एंट्री आएगी, बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स सेल। क्योंकि यहाँ ऐसा कोई डेटा दे नहीं रखा, अपने मान के चल रहे हैं कि एट पार सेल हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, जितनी पार वैल्यू है उतने पे। मुझे बताओ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट या ये बैंक, इसमें अमाउंट कितना आएगा? 6,60,000 ना, गिने बिना बोल देते हो। 6,60,000 आएगा, सोच के बताओ। एक बार और ट्राई करो, चलो जल्दी मत करो आंसर देने में, सोच के बताओ। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर रहे हो ना, अभी तक जितना डेबिट किया होगा उतना ही क्रेडिट होगा सामने एट पार। तो देखो तो सही, पहले इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 6,60,000 हुआ क्या? सब आपके सामने ही है। 6,60,000 पूरा इन्वेस्ट हुआ, यहाँ इन्वेस्टमेंट किया नहीं। लास्ट ईयर में तो इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं ना, SFI में कुछ गया नहीं। गवर्नमेंट बॉन्ड कितने रुपए के खरीदे अभी तक? समझ आया क्यों ऐसा? देख लो, SFI क्रेडिट कर रहे हो, असेट बेच रहे हो। जितने की असेट अभी तक खरीदी है उतनी बेचोगे, उससे ज्यादा बेच दोगे। जितने खरीदी उतनी बेचोगे। देखो असेट कितने ही खरीदी, ये 1, ये 2 और तीसरी नहीं, तो ये दोनों का टोटल कितना हो रहा है? यही तो हो रहा है। इतने के बॉन्ड खरीदे ना भाई। अप्रोप्रिएशन आपने तीनों साल में किया, मेरी बात सुनो। ये 2,09,000 आपने P&L में से निकाला, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया, बॉन्ड खरीदे नहीं। तो इन्वेस्टमेंट तो इतना ही हुआ है ना अभी तक। ये पैसे तो आप ही के हाथ में, ये कहाँ गवर्नमेंट बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किए, समझ आया? तो इन्वेस्टमेंट जितना किया है बॉन्ड में उतना ही तो बेचोगे। ये 6,60,000 इन्वेस्ट ही नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट इतना हुआ। सुनो मेरी बात, 4,21,459 ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हुआ, 5% वाले गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। और बाकी का जो 2,09,358 है ये वाला, ये तो आपके पास ही पड़ा हुआ है, ये अभी तक कहीं आपने इन्वेस्ट नहीं किया था। तो ये चीज़ SFI में इन्वेस्ट हुई नहीं है, सिर्फ ये इन्वेस्ट हुई है। तो बेचोगे तो इतना ही रिकवर करोगे ना, ये समझ आ गया? ठीक है। तो यहाँ 6,60,000 ऐसे डायरेक्टली मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला ना, तो मुझे पता है कितना है, बता दो। 429,184, ठीक है, चलेगा वो। आपने वैसे इंटरेस्ट तो सही गिना था इसलिए मैंने करेक्ट नहीं किया। अब ठीक है, 429,184। तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट जो आपने अभी तक किया था। तो इसको अपने यहाँ पे रियलाइज कर लेते हैं, 429,184, ठीक है। तो ये सिक्योरिटीज आपने सेल कर दी। अब सिक्योरिटी सेल करने के बाद रिडेम्पशन करना ही तो बाकी है। तो रिडेम्पशन का इफेक्ट आपको पता है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट डिबेंचर्स टू बैंक लिख दोगे तो भी चलेगा, या वो होल्डर फिर होल्डर टू बैंक करना हो तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट लिख देते हैं डिबेंचर्स टू बैंक, खत्म करते हैं उसको।
अच्छा, इसमें एक और चीज़ आएगी, क्योंकि अपन ने इशू वाली एंट्री नहीं की थी, यहाँ वो प्रीमियम भी तो देना था ना, तो प्रीमियम वाला इफेक्ट भी आएगा, क्योंकि अपने को पे करना है 6,60,000, ठीक है। तो डिबेंचर्स का जो है 6 लाख रुपए वो दिखेगा, वो जो प्रीमियम पे करना है उसका 60,000 दिखेगा, और टू बैंक सामने 6,60,000। ये एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ रिडेम्पशन की एंट्री करनी है उतना ध्यान रखना है, क्योंकि सिंकिंग फंड के लिए ये चीज़ तो वैसे भी आपको पहले से पता ही है। तो 6,60,000 का पेमेंट आपने कर दिया, 6 लाख के डिबेंचर, 60,000 का प्रीमियम, और पेमेंट हो गया, बात खत्म। अब इसके बाद लास्ट क्या बचा, वो सिंकिंग फंड को अपने को क्लोज करना था। तो अब इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके सिंकिंग फंड में कितना बैलेंस है, अभी इतना बैलेंस है या पूरा 6,60,000 है, क्या है। ये भी आप यहाँ से टैली कर सकते हो, उसमें और कुछ नीड नहीं है। देख लो ये सारी एंट्रीज में सिंकिंग फंड कितनी जगह डेबिट या क्रेडिट हुआ है, उसका लेजर ही बनाना है, और लेजर नहीं बनाना सीधा प्लस माइनस कर लो। देख लो एक सिंकिंग फंड में ये क्रेडिट हुआ तो ये एक अमाउंट आएगा, और आगे सिंकिंग फंड में ये इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, ये दूसरा अमाउंट, ये सिंकिंग फंड में अप्रोप्रिएशन हुआ, ये तीसरा अमाउंट, सब क्रेडिट हो रहा है अभी तक, प्लस होता जाएगा। ये फोर्थ एंट्री, ये फिफ्थ एंट्री, और कुछ 500 का टोटल कर लो, कितना हो रहा है, आ रहा है 6,60,000 अप्रोक्सीमेटली। वो ये रहा, मैंने यहाँ लिखा ही था, ऐसे भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, शायद 1 साल का इंटरेस्ट बाकी होगा, 21459 ये बाकी होगा, ये आ जाएगा 6,60,000। आपका ये पांचों अमाउंट टोटल करके आ रहा है ना 6,60,000। अच्छा, सिंकिंग फंड कहीं पे कुछ डेबिट हुआ है क्या, नहीं, तो यही बैलेंस है सिंकिंग फंड का। तो बस ये बैलेंस को हमें लेके जाना है टू जनरल रिजर्व। तो लास्ट एंट्री हो गई 6,60,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सिंकिंग फंड में डेबिट होने का एक ही रीजन हो सकता है, सिक्योरिटीज में कुछ लॉस हुआ, अदरवाइज कहीं पे भी इसके पहले कहीं सिंकिंग फंड डेबिट होने वाला नहीं। ये एक ही ट्रांजेक्शन है जो इन सबके बाद आता है, जब आपकी सिक्योरिटीज आपने बेची और यहाँ पे कुछ लॉस हुआ, तो हमने देखा था कि लॉस होगा तो सिंकिंग फंड डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो सिंकिंग फंड क्रेडिट होगा। अब क्योंकि यहाँ पे एट पार है तो पूरे और ट्रांजेक्शन में आप देख लो कि सिंकिंग फंड डेबिट हुआ ही नहीं होगा, होता भी नहीं ना, हम फंड में पैसा लेके जाते हैं, उससे रिमूव तो करते ही नहीं है, तो सारा क्रेडिट ही हुआ था। ये 1 2 3 4 5, और 5 एंट्रीज बहुत सिंपल है। 3 साल का अप्रोप्रिएशन 209,358 इंटू 3 टाइम्स, और 2 साल का इंटरेस्ट, एक है 10,000 वाला और दूसरा है 21,000 वाला, ये मिला के आपका अमाउंट बन गया 6,60,000। जनरल रिजर्व में ले गए, अब बुक्स में से सिंकिंग फंड गायब, क्योंकि जब डिबेंचर ही गायब हो गए तो सिंकिंग फंड रख के क्या करोगे, तो दोनों चीज आमने सामने गायब। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स तो वैसे ही खत्म हो गया था, अब बुक्स में से डिबेंचर्स का नामो निशान खत्म, ना सिंकिंग फंड है, ना इन्वेस्टमेंट्स है, ना आपका डिबेंचर्स दिख रहा है, सब पैकअप हो चुका। क्लियर, तो ये लास्ट में ये टैली होना चाहिए। अब देखो अगर किसी ने स्टार्टिंग में यही अमाउंट गिनने में गलती की होती तो सोचो बेचारे की यहाँ तक आते आते क्या हालत होती, समझ में आ रहा है। एक तो अप्रोप्रिएशन गलत, उसकी वजह से इंटरेस्ट गलत, ये वाला कैलकुलेशन रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग, ये भी पूरा रॉन्ग, और लास्ट में टैली नहीं होगा। जो अपना टैली हो गया ना वो आपका टैली नहीं होगा। तो अगर गलत गिना होगा तो टैली नहीं होगा, अपने आप पता चल जाएगा कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन में एरर किया है, क्योंकि लास्ट में टैली होना चाहिए। तो ऐसे सम अगर सब्जेक्टिव पेपर में आते हैं ना तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको कंफर्म पता होगा कि आपने सम गलत किया या सही किया, नहीं तो लास्ट में टैली होने वाला ही नहीं है। तो आप खुद ही वेरीफाई करके आ सकते हो कि ये मेरा अमाउंट सही आ गया, मतलब पूरा क्वेश्चन सही। क्लियर ये चीज, तो ये पूरा क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड का कैलकुलेशन हमने यहाँ पे पैकअप कर लिया। अब एंट्रीज में आप देख लो, कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी सॉल्यूशन सामने है तो आप पूछ लो, कुछ क्वेरी है तो बता दो, बोलो। क्लियर हुआ, फर्स्ट ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर, फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में फोर्थ एंट्री नहीं होती, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स बेची, रिडेम्पशन किया, सिंकिंग फंड को क्लोज कर दिया, खत्म। तो इससे ऊपर इसमें कुछ नहीं, डन, कंप्लीट। तो ये आपका क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड पूरा टॉपिक यहाँ पे पैकअप। चलो अगला सम देख लेते हैं फिर इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करोगे खुद, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंपल वाला ही दे रहा हूँ, नॉन क्यूमुलेटिव है, तो ये टेबल वाला पॉइंट तो आने वाला है नहीं, एन्युटी वाला। सम समझा देता हूँ, फिर आप एंट्रीज एक बार ट्राई करो, फिर लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंपनी है इन्होंने 1200 डिबेंचर्स इशू किए 1 जनवरी को 100 रुपीज़ के, और रिडीमेबल है आफ्टर 3 ईयर्स। तो 1,20,000 रुपये के डिबेंचर्स ऑफर कर रखे हैं, कोई प्रीमियम देने की बात नहीं हुई। रिडेम्पशन नॉन क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड के तरीके से होगा, ये बोल दिया। अमाउंट अप्रोप्रिएटेड एन्युअली, जो भी आप अप्रोप्रिएट करोगे, इट विल बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेरिंग इंटरेस्ट रेट एट 15%। वैसे तो कौन सी सिक्योरिटी जो 15% इंटरेस्ट देती है, बट ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर ₹78,000। यहाँ कुछ डेटा आया, लास्ट टाइम हमने एट पार अज्यूम कर लिया था, यहाँ आपको डेटा दे रखा है।
अब इसमें बोला है कि डिबेंचर्स रिडीम हो गए, आप जर्नल एंट्रीज जो है प्रिपेयर कर लो। लेजर अकाउंट्स अपने को नहीं बनाने, अपने सिर्फ एंट्रीज कर लेंगे। तो आप एंट्रीज एक बार स्टार्ट करो, अप्रोप्रिएशन कितना करना है पहले वो डिसाइड करो और उसके बेस पे एंट्री स्टार्ट करो। मैं लास्ट में भी टैली कराता हूँ। और आपस में डिस्कस मत करना, खुद से ट्राई करो आपको कितना समझ आ रहा है। मैं लास्ट में पूरा सम टैली करवाने ही वाला हूँ, तो कुछ रॉन्ग होगा तो पता चल जाएगा। एक दूसरे को मत समझाना। थोड़ा ध्यान से करना, सीधी मिस्टेक होएगी नहीं तो। हो गया, चलो ट्राई कर लिया। चलो बातें हो रही है, मतलब हो गया। अब यहाँ देख लो, एंट्रीज टैली कर लेते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है इसमें कवर हो जाएगी। सबसे पहले तो अप्रोप्रिएशन का अमाउंट वहीं से स्टार्ट करना है। कितना आ रहा है? 40,000। ठीक है, 1,20,000 देना है, 3 साल में डिवाइड होगा तो सिंपली 40,000 का अप्रोप्रिएशन करना है। तो फर्स्ट ईयर में 40,000 आप सिंकिंग फंड में लेके गए, उतना अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया, बात खत्म। नेक्स्ट ईयर इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, रेट है 15%, 6,000 आ गया। अब ये लेके जाओगे पीएनएल में, सिंकिंग फंड में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर इस साल भी तो अप्रोप्रिएशन होगा 40,000। इन्वेस्टमेंट 40 या 46 या 80, 40 तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जितना अप्रोप्रिएट किया और उतना इन्वेस्ट करना है। और ये 6,000 इन्वेस्ट नहीं करना है, ये पीएनएल में जा चुका है। तो इन्वेस्टमेंट 40,000 का कर दिया सेकंड ईयर में। टोटल इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हैं 80,000 हो, लेकिन इस साल तो हमने 40 इन्वेस्ट किया। थर्ड ईयर पे चलते हैं, फिर से इंटरेस्ट मिलेगा। कितने अमाउंट पे मिलेगा? 80,000। ठीक है, 2 साल का इन्वेस्टमेंट हो गया 80,000, उस पर 15%, तो ये हो गया 12,000। ये 12,000 आपको जो इंटरेस्ट मिला, फिर से आप इसको लेके चले गए पीएनएल में। ठीक है, री इन्वेस्ट होने वाला नहीं। अब अप्रोप्रिएशन फिर से करोगे 40,000। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से उन्होंने बोला है कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स आपको तो सेल करनी होती है, पैसा रिकवर करना होता है। सेल का अमाउंट दे रखा है 78,000। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 2,000 या 42,000? 2 या 42? लॉस कितना हो रहा है? 2,000। कैसे चेक करेंगे? अगेन कॉमन सेंस। आपने इन्वेस्टमेंट किया कितना था सिक्योरिटीज में? 80,000। बेचा कितने में? 70। तो लॉस तो 2,000 ही हुआ ना। ये 40,000 तो आपके पास ही पड़ा है, ये कहाँ इन्वेस्ट किया है? तो 42,000 नहीं आएगा, सिर्फ 2,000 आएगा। तो ये चीज़ है। अब क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, बैंक अकाउंट में 78,000 है, लॉस कहाँ पे जाएगा? सिंकिंग फंड में जाएगा। मैंने आपको बोला था सिक्योरिटीज पे सेल पे प्रॉफिट हो या लॉस, वो पीएनएल में नहीं जाता, वो हमेशा सिंकिंग फंड में जाता है। मेथड कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये सामने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स का लेजर आपका टैली। तो जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में 40,000 2 बार डेबिट हुआ था, एक ये और एक ये आमने सामने टैली हो गया। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट गया, खत्म हो गया, आमने सामने सेटल हो गया, सेल कर दिया। इसके बाद रिडेम्पशन की एंट्री आएगी, डिबेंचर्स टू बैंक 1,20,000 पेमेंट करके खत्म करो। और नेक्स्ट एंट्री रिडेम्पशन वाली, डिबेंचर टू बैंक 120 पेमेंट कर दिया। अब लास्ट एंट्री अपनी बाकी जनरल रिजर्व वाली, सिंकिंग फंड को करना है क्लोज और बैलेंस लेके जाएंगे जनरल रिजर्व में। मुझे बताओ इसमें अमाउंट कितना है? 1,18,000 या 120? 1,18,000 करेक्ट। देखो 3 बार आपने सिंकिंग फंड क्रेडिट किया, ये 40,000 फर्स्ट टाइम, ये 40,000 यहाँ सेकेंड टाइम, और ये यहाँ पे थर्ड टाइम। 3 बार तो क्रेडिट किया, बट ये एक बार 2,000 यहाँ पे डेबिट हुआ। मैंने आपको बोला था ये डेबिट होने का एक ही रीजन पॉसिबल है, 2,000। तो अगर आप ये पूरा इवेल्युएट करके सिंकिंग फंड का एक लेजर बना लोगे ना, तो आपको ऐसा दिखेगा कि 40,000 क्रेडिट हुआ 3 बार और यहाँ 2,000 रुपये डेबिट हुआ। तो लेजर का बैलेंस कितना बचा? 1,18,000। वही लेजर का बैलेंस जो है 1,18,000, वो आपको लेके जाना है टू जीआर। खत्म हो गया। तो ये 1,18,000 यहाँ पे लिख दो। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से डिबेंचर, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड सब गायब, खत्म हो गया। तो ये नॉन क्यूमुलेटिव वाला इफेक्ट।
ठीक है, तो ये तो कंपेरेटिवली कैलकुलेशन ज़्यादा सिंपल है क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अपने को इफेक्ट देते नहीं। अब बोलो कुछ क्वेरी। ये लास्ट वाला समझ आ गया ना? मेरा लेजर बना ही दिया मैंने, तो यही करना है। आप रफ में लेजर बना सकते हो या यहीं से प्लस माइनस करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं है इसीलिए। बस तो ये अपना सिंकिंग फंड वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। बस आज के लिए इतना रखते हैं पैकअप, बाकी फिर कल देखेंगे।